नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। जहां सरकार चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर रही है और पहली खबर और दूसरी खबर गुरुग्राम की है, जहां पर कूड़े से फैल रहे प्रदूषण को लेकर बात करेंगे। ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने प्रदेश सरकार और इको ग्रीन कंपनी को फटकार लगाई। तीसरी खबर आपको बताएंगे फतेहाबाद की, जहां पर पानी से हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं और जल निकासी न होने से काफी ज्यादा पानी भरता नजर आ रहा है। चौथी खबर रेवाड़ी की, जहां पर हादसे का कहर देखने को मिला, जिसमें कार सवार 5 लोगों की मौत हो चुकी है और ये 4 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का अब नाम बदलकर शहीद भगत सिंह रखा गया। प्रदूषण पर एनजीटी सख्त हुआ है और सब कुछ पानी पानी होता नजर आया और जानलेवा रफ्तार का कहर भी देखने को मिला है। चलिए पहली खबर आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। दरअसल चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है और अब इसे शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसमें पंचकुला और मोहाली का नाम नहीं जोड़ा गया है और आपको ये जानकारी दें कि बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नाम बदली का उद्घाटन किया था और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज के साथ दोनों राज्यों के गवर्नर यानी कि बंडारू दत्तात्रेय और बीएल पुरोहित भी वहां पर मौजूद रहे थे। और इसके बाद साफ तौर पर सीएम मनोहर लाल ने भी केंद्र सरकार पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया कि जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला गया है उसको अब शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। शहीद आजम भगत सिंह जी की आज हुई और उसके उपलक्ष्य चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आज से शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ रखा गया। मैं मानता हूँ आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी है और आने वाली पीढ़ियों को ये बताने का भी काम करेगी। कैसे एक युवा ने 3 साल की आयु में जब उससे पूछा गया कि किस चीज की खेती करी तो उसने कहा बंदूक की खेती करी और अंग्रेजी हुकूमत के साथ उस आयु के अंदर लड़कर अपनी जान का बलिदान देने का। इसी खबर को लेकर हमारे साथ स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे ब्यूरो हेड जो है वो जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत जी, ये काफी सुखद है क्योंकि शहीद भगत सिंह के नाम को लेकर एयरपोर्ट का नाम रखना युवाओं को प्रेरित करता हुआ नजर आएगा, क्या कुछ जानकारी स्वर्णजीत जी? देखिए शहनवाज, बहुत पंजाबी और पंजाबियत के लिए बहुत बड़ी खबर है। जिस प्रकार से चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया है, इसमें सबसे ज्यादा खुशी की लहर अगर देखी जा रही है तो वो पंजाबी बरादरी या खास तौर पर पंजाब के लोग और हरियाणा के लोग जो खास तौर पर पंजाबी हैं उनके मुख पर साफ देखने को मिल रही है। और खास तौर पर भगवंत सिंह मान ने भी इसकी बहुत सराहना की कि प्रधानमंत्री ने आखिरकार उनकी यह विनती को स्वीकार किया और देश के प्रधानमंत्री ने पहल की और आज चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जो है वो शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया है। और इससे उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर अब युवाओं को काफी प्रेरणा मिलेगी और युवा भी आखिरकार ये पूछेंगे कि शहीद आजम भगत सिंह आखिरकार कौन थे और क्यों इनके नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। तो इससे जो युवाओं के अंदर उत्सुकता भी बढ़ेगी और आने वाले समय में जो इस युवा ने कर दिखाया इस देश की आजादी के लिए महज 23 साल की उम्र में, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में चूम कर गले में लगा लिया, तो एक अपने आप में बहुत बड़ा योगदान था। तो इसे देखते हुए इस समय हर एक भारतवासी के मुख पर खुशी की लहर है और खास तौर पर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लोगों में बहुत ज्यादा खुशी है और एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला चल रहा है। शाहनवाज, स्वर्णजीत जी, एक जो मैसेज यहां से जाता हुआ नजर आएगा, क्या वो मैसेज उन चीजों के लिए भी होगा जहां पर जो गुलामी की प्रतीक है उनको हटाया जाए और साफ तौर पर जो हमारे देश के लिए लड़े हैं, जिन्होंने अपनी जानें निछावर करी हैं, उनके नाम को लेकर वो तमाम चीजें रखी जाए ताकि युवा उससे प्रेरित हो सके और जो एक देशभक्ति का भाव है वो उनके अंदर पैदा हो सके?
देखिए शाहनवाज, देश के प्रधानमंत्री जिस दिन से नरेंद्र मोदी बने हैं उसी दिन से ये सिलसिला जो है वो जारी है। तो कभी आपने देखा होगा लखनऊ का नाम, तो कभी इलाहाबाद का नाम जो है वो बदला जाता है, ताकि आने वाले समय में जो युवा है भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े और देश की अखंडता और देश को आजाद कराने के लिए जिन बलिदानियों ने अपने बलिदान दिए, हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके बारे में भी युवाओं को पता होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी पहल जो है प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है और खास तौर पर इसका धन्यवाद आपने अभी देखा टीवी स्क्रीन पर, दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री हरियाणा, वो भी साफ तौर पर यह कह रहे थे कि आने वाले समय में युवा जो है वो काफी प्रेरित होंगे कि शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर देश के एक एयरपोर्ट का नाम रखा गया जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो शाहनवाज, ये आने वाले समय में युवाओं को प्रेरणा तो देगा ही और साथ ही बार बार हमें शहीद आजम भगत सिंह की याद भी दिलाएगा। बिल्कुल स्वर्ण जी, एक और आखिरी सवाल आपसे लेंगे। अगर बात की जाए इस एयरपोर्ट को लेकर, शहीद भगत सिंह आजाद को जो नाम है वो तो रख दिया गया है, लेकिन जिस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो और बेहतर होती हुई नजर आएंगी, या पहले से ही इसमें व्यवस्थाएं जो है वो सुचारू रूप से बेहतर है, या कुछ और तब्दीलियां जो है इसमें होती हुई नजर आ रही है? कोई अपडेट? देखिए शाहनवाज, चंडीगढ़ पूरे देश भर में जाना जाता है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने में और व्यवस्थाओं में सबसे अव्वल आने में चंडीगढ़ पहले ही जाना जाता है। और बात चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है और जब से आज से या यूं कहें कि देश के एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रख दिया, तो अब वो जिम्मेवारी जो है वो और बढ़ भी गई है और पहले जो व्यवस्थाएं थे अब और ज्यादा दुरुस्त होती व्यवस्थाएं नजर आएंगी। साफ सफाई को लेकर के और रख रखाव को लेकर के काफी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सतर्क नजर आ रहा है और आने वाले समय में ये एक एग्जाम्पल बन करके देश में उभरेगा कि हाँ, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस देश में है जो देश के युवा बलिदानी के नाम पर है, जिसका नाम शहीद आजम भगत सिंह है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णजीत जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। एक मिसाल के तौर पर यह एयरपोर्ट जाना जाएगा क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह को लेकर यह एयरपोर्ट का नाम रखा गया है और उसको लेकर आगे जो हमारी नस्लें हैं, जो पीढ़ी है, वो उससे काफी ज्यादा प्रेरित होती हुई नजर आएंगी। वीडियो में आपने देखा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला गया और वहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंचती हुई नजर आई और उन्होंने वहां पर जाकर उसका उद्घाटन किया। आगे बढ़ेंगे, दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे। गुरुग्राम से है दरअसल, जहां पर ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया। आपको बताएं कि कोर्ट ने हरियाणा सरकार और इको ग्रीन कंपनी को फटकार लगाई। गुरुग्राम में कूड़े से फैल रहे प्रदूषण को लेकर कोर्ट काफी ज्यादा सख्त नजर आया है और कोर्ट का यह कहना है कि प्रदूषण के नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा। इसको लेकर हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और साथ ही जुर्माने को 1 महीने के अंदर भरने के आदेश भी दिए गए। इको ग्रीन कंपनी को कूड़ा उठाने और उसको रिसाइकल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन बावजूद कॉन्ट्रैक्ट के ना तो कूड़ा उठा और ना ही कूड़े का रिसाइकिल किया जा रहा था, बल्कि उसको जलाया जा रहा था और प्रदेश भर के अंदर इससे प्रदूषण का खतरा और बढ़ता नजर आ रहा था। आपको बताएं कि बंदवाड़ी गांव में 33 लाख मैट्रिक टन कूड़ा जमा हुआ है और वहीं पर जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और कोर्ट ने कहा कि इको ग्रीन कंपनी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, इसको लेकर यह फैसला लिया गया है। एनजीटी ने हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही इको ग्रीन है, जिसे 2017 में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम का कूड़ा उठाने का ठेका दिया था और इस कूड़ा उठाने की ठेकेदारी मिली और जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 22 साल का एग्रीमेंट बना। यह भी जानकर आपको हैरानी होगी कि अमूमन साल 2 साल या 3 साल का एग्रीमेंट होता था, लेकिन यहाँ 22 साल का एग्रीमेंट हुआ और कंपनी ने कूड़ा उठाना शुरू किया। कंपनी पर आरोप है कि जो नियमों की उन्होंने अनदेखी की है और जो नियम बने थे उस नियमों का फॉलो नहीं किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे वायु प्रदूषण और प्रदूषण के साथ साथ जो बंधवाड़ी में कूड़ों का एक पहाड़ इकट्ठा हो गया है, करीब 38 मीटर ऊंचाई है उस पहाड़ की,
और जिस कूड़े की वजह से आसपास के लोगों में भयानक बीमारियां फैल रही है। जो वन्य जीव हैं वो कूड़े जलाने की वजह से वो परेशान है और इन तमाम शिकायतों को लेकर शिकायतें एनजीटी में दर्ज की गई थी और उस पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो ये पूरा वाकया गुरुग्राम के इस इको ग्रीन का है। हालांकि अब विपक्ष इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। जो जुर्माना की जो राशि है वो किससे भरी जाएगी? क्या जनता की गाढ़ी कमाई से भरी जाएगी और क्या इको ग्रीन से जुर्माना वसूल किया जाएगा? ये तमाम बातें। इसी खबर को लेकर हमारे ब्यूरो हेड गुरुग्राम से सुशील जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, ये स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर एक बड़ा फलीता लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एनजीटी ने साफ तौर पर 100 करोड़ रुपए का तो जुर्माना लगाया है, लेकिन जो भारत सरकार का नारा है स्वच्छता को लेकर, उसके ऊपर भी फलीता लगता हुआ दिखाई दिया है। निश्चित तौर पर देखिए, शाहनवाज गुरुग्राम में जो इको ग्रीन कंपनी है, इसकी जिम्मेदारी है गुरुग्राम और फरीदाबाद में कूड़ा उठाने की। और 2017 में एग्रीमेंट किया गया था और गुरुग्राम और फरीदाबाद में उठाना था और उसमें कई बातें उस वक्त एग्रीमेंट के तौर पे कहा गया था। यह भी कहा गया था कि 1500 टन कूड़ा रोजाना वहां पे उपकरण ऐसे लगाए जाएंगे जो जिसको दोबारा रिसाइकल किया जाएगा, चाहे उसे एनर्जी वेस्ट में बदला जाएगा, और उसके लिए उपकरण लगाए जाने थे और तमाम तरह की बातें की गई थी। लेकिन वो कहीं कुछ नजर नहीं आया और यह देखा जा रहा है कि वहां देखते देखते करीब 38 मीटर ऊंचा कूड़े का पहाड़ इकट्ठा हो गया। वहां कूड़ा जलाया जाता है कंपनी वालों के तहत, और उस कूड़ा जलाने के कारण आसपास का जो इलाका है वो इलाका वन्य जीवों का है। वहाँ काले हिरण भी मिलते हैं, साथ ही तेंदुआ का वो इलाका है। 193 प्रकार की पक्षियां उस इलाके में रहती हैं, तितलियां रहती हैं, और अमूमन जो गांव है आसपास के, वहां भी महामारी बीमारियां फैलनी शुरू हो गई है। कैंसर, कई ऐसे लोग हैं जिनमें कैंसर की पुष्टि हुई है, और वातावरण दूषित के साथ साथ ग्राउंड वाटर भी बिल्कुल खराब हो गया है। यह स्थिति को लेकर कई बार चेताया गया। कंपनी को भी कई बार लोगों ने इसकी शिकायत की। इको ग्रीन मनमानी कर रही है। जो कूड़ा उठाने की बात हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसको कहीं फॉलो नहीं कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसको लेकर कई पर्यावरणविद ने एनजीटी में इसकी गुहार लगाई थी, शिकायत की थी। और शिकायत के बाद जब इस पर सुनवाई हुई तो उस हियरिंग में क्लियर निकल कर आया कि कहीं ना कहीं एनजीटी के सामने यह जरूर सामने आया कि जो इको ग्रीन है वो नियमों की अनदेखी कर रही है, और इसमें हरियाणा सरकार कंप्लीट रूप से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इसी को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है और जस्टिस की खंडपीठ ने यह एक आदेश जारी किया है, और उस आदेश के मुताबिक करीब 100 करोड़ रुपए का जुर्माना 1 महीने के अंदर देना है सरकार को। और ये पैसा जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, उसको यह पैसा जाएगा, और इन पैसों से उन वन्य जीवों, उन इलाकों में दोबारा तरीके से उन वन्य जीवों के लिए कैसे रिहाइश की जाए, कैसे उनके बेहतरी के लिए काम किया जाए, ये सारा काम वहां होगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो 22 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, आखिर दिक्कत कहां पर आ रही थी? जो कूड़े का ढेर और जो कूड़े का अंबार लगता हुआ नजर आ रहा है, उसको रिसाइकिल करने में दिक्कत कहां पर आ रही थी? उसको उठाने में दिक्कत कहां पर आ रही थी? देखिए, मैं अगर उस 2017 के एग्रीमेंट की बात करूं, हालांकि देखिए एग्रीमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने देखा है, मैं अधिकारियों से बात कर रहा था आज भी, हालांकि वो कैमरे पर नहीं बोले, लेकिन उनका कहना था कि जब इस 2017 में इसे लॉन्च किया गया था, इसे कंपनी ने इसका ठेका लिया था और कंपनी को यह ठेका दिया गया था, तो उस समय यह भी कहा गया था कि तमाम प्रत्येक घर से करीब 50 रुपए के तौर पे यह लेगी और ये कूड़ा उठाएगी, और कूड़ा उठाकर एक अलग स्थान दिया गया बंधवारी में, और वहां पे इन कूड़ों को मशीन लगाए जाएंगे, उपकरण कई ऐसे लगाए जाएंगे जिससे इन कूड़ों को रिसाइकल कर इनसे वेस्ट तैयार किया जाएगा और वो कहीं ना कहीं यूज होगा। और उस वक्त जो एग्रीमेंट था उसके मुताबिक करीब 1500 टन कूड़ा रोजाना वेस्ट को एनर्जी में बदलना था, एनर्जी वेस्ट बनाना था, और इसको लेकर चाहे उससे बिजली निर्माण की बात हो या फिर सड़क के लिए निर्माण की बात हो या तमाम तरह की उस वेस्ट को यूजफुल बनाना था या खाद बनाने की बात हो, इस तरह की बात की गई थी एग्रीमेंट के साथ। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई काम शुरू नहीं हुआ, और सरकार से जो प्रोमिसेस की थी इको ग्रीन ने, वो कहीं फलीभूत नजर नहीं आया। साथ ही अभी शिकायतें तमाम लोगों के लिए अमूमन हाउस का जब मुद्दा होता है शाहनवाज गुरुग्राम में निगम का, तो उसमें प्रत्येक पार्षद यह सवाल उठाते हैं कि इको ग्रीन मनमानी कर रही है, पूरा टाइम पर नहीं उठाती और कम गाड़ियों के सहारे ही
ये कहीं ना कहीं कूड़ों से लूट का खेल किया जा रहा है, पैसों की अवैध उगाही की जा रही है, तमाम तरह के आरोप लगते हैं। तो इसको लेकर निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर जुर्माने के पीछे रीजन ये है कि ये सारी शिकायतें सरकार के पास गई, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यही वजह है कि एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सीधे तौर पर सरकार को इसमें दोषी माना है और सरकार पर जुर्माना लगाया है। हाँ बिल्कुल सुशील, जुर्माना तो लगाया गया। क्या जो लाइसेंस 12 साल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या वो कंपनी चेंज की जाएगी, उसको लेकर कोई अपडेट है? किसी दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा? देखिए शाहनवाज, 22 साल का कॉन्ट्रैक्ट शुरुआती दौर में था और जहां तक अभी जानकारी है, हालांकि पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन यह भी है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे भी बढ़ाया गया है, यानी 22 साल से भी ज्यादा किया गया है। लेकिन 22 साल का पुख्ता है कि 22 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। दूसरी तरफ इसको हटाया नहीं जा रहा है और अब जो एनजीटी की गाइडलाइन आप अगर देखेंगे, जो आदेश जारी किया है, उस आदेश में यह लिखा गया है कि एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन एनजीटी ने किया है, जिसका अध्यक्ष जो सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो है इसके, और वो इस पूरे मामले की 9 सदस्यीय टीम इसमें जांच करेगी और जांच के बाद जो लोग भी इसमें शामिल होंगे, जो लोग भी इको ग्रीन की तरफ से दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। दरअसल आपको बताएं, हरियाणा सरकार पर ये 100 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है इको ग्रीन कंपनी को भी फटकार लगाई गई है, क्योंकि इको ग्रीन कंपनी वही कंपनी है जिसको एनजीटी ने ये कॉन्ट्रैक्ट 22 साल के लिए कूड़ा उठाना और उसको रिसाइकल कर जो प्रदूषण होता है उसको ना फैलने दिया जाए, उसको लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन 22 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी 22 दिन जो इको कंपनी है वो कूड़ा उठाती हुई नजर नहीं आई। और तस्वीरों में आप देखिए कूड़े का ढेर कितने बड़े पैमाने पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एक पहाड़ यानी कि पूरा एक चट्टा जो है वो बनता हुआ बहुत दूर से अगर आप देखें तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से नजर आ रहा है। यहां पर पशुओं के जाने का भी सिलसिला बना रहता है, पशुओं की भी जान को काफी ज्यादा यहां पर खतरा होता हुआ नजर आता है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो पॉलिथीन है, जो गंदा कचरा है, वो जो गाय है, पशु है, वो खाते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी भी जान को एक बड़ा खतरा है। इसको लेकर एनजीटी ने फटकार लगाई और गवर्नमेंट के ऊपर साफ तौर पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अभी देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर गवर्नमेंट और जो कंपनी है वो किस तरह से अपना रुख रखती है। इको ग्रीन कंपनी को लेकर ये पूरी फटकार जो है वो लगाई गई है और ये पूरा मामला जो है गुरुग्राम के ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट का है, जहां पर एक बड़ा फैसला सामने आया। आपको बताएं कि कोर्ट ने हरियाणा सरकार और इको ग्रीन कंपनी को फटकार लगाई। गुरुग्राम में कूड़े से फैल रहे प्रदूषण को लेकर कोर्ट काफी ज्यादा सख्त नजर आया। कोर्ट ने यह कहा कि प्रदूषण के नियमों का कोई भी पालन नहीं हो रहा है और इसी को लेकर हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। चलिए तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, फतेहाबाद से है, जहां पर पिछले 3 से 4 दिन से लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और भुना शहरी क्षेत्र पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। घर, दुकानें सब पानी में लबालब हो रही। वहीं सरकारी कार्यालय भी जलमग्न हो चुके हैं और इससे 2 से दिन तक भुना की लाइट की व्यवस्था चरमराती हुई नजर आई। भुना में लाइट नहीं होने की वजह से घरों में पीने का पानी मुहैया नहीं हो पाया और सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में तैर रहा है। कुल मिलाकर भुना वासियों का जीवन जो है वह नरकिया बना हुआ है और भुना में बिगड़ते हालात कुछ भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश जो है उनकी जिंदगी को और प्रभावित कर रही है और इसी को लेकर एसडीएम ने हालातों का जायजा लेना शुरू किया तो लोगों ने उन्हें घेर कर उनका विरोध जताया और बाद में सिरसा चंडीगढ़ रूट जाम कर लोग बैठ गए। लोगों ने एसडीएम को पूरी समस्या बताई कि घरों में कई फुट तक पानी जा चुका है और लोगों को बाहर निकलने में काफी दिक्कत हो रही है। ना तो लाइट है और ना ही पानी की व्यवस्था है, लोगों का जीना मुहाल हो चुका है।
प्रशासन समझकर नहीं दे रहा और इसके बाद फतेहाबाद विधायक डूडाराम भुना में हालातों को जायजा लेने निकले और ट्रैक्टर ट्राली पर क्षेत्र का दौरा कर लोगों से बातचीत की। विधायक ने लोगों को जल्द से जल्द इन हालातों से समाधान का आश्वासन दिया और उधर कांग्रेस के पूर्व विधायक बलवान सिंह ने भुना की समस्या को लेकर कहा कि 3 दिन से लोग परेशान हैं और यहां कोई भी नहीं पहुंचा है। फतेहाबाद का प्रशासन फेल हो चुका है और पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि अब तो मुख्यमंत्री से मैं ये कहूंगा कि भुना का सर्वे करवाएं और लोग 3 दिनों से भूखे प्यासे बैठे हैं, जिसका काफी ज्यादा नुकसान जो है वो उन लोगों को उठाना पड़ रहा है और उनकी जिंदगी जो है वो नरकिया बनी हुई है। इसी खबर पे चांदीराम स्थानीय निवासी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और चांदीराम, स्वागत है आपका। और पहला सवाल, क्या कुछ स्थितियां और किस तरह की समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही हैं? जी, समस्या क्या, यहाँ हमारे भूना फतेहाबाद जिले का जो भूना कस्बा पड़ता है, हमारी भूना कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30-35 गांवों में इतना पानी है जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत ज्यादा पानी है भूना के अंदर, गांव में, शहर में पड़लो आई हुई है। हाँ। मकान धड़ाधड़ गिरने लग रहे हैं जी। हाँ। बहुत भारी नुकसान है और नुकसान तो है ही है। हम ये सोचते हैं कि प्रशासन समय और वक्त रहते चेत जाए। हाँ। तो कोई हमारी जान का नुकसान ना हो। अभी तो माल का नुकसान हुआ है, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया भूना में। और भूना इलाके में हमारा धोड़ू गांव है, नाडोडी गांव है, टिब्बी गांव है, नाडोडी के आसपास लगते भूथन है, जांडली है, इधर चंद्रावल है, इधर से अपना ये लहरिया है, टिब्बी है, रैनखेड़ी है, कानीखेड़ी है, दिगो, बूंदड़ा, गोटू, लहरी। इन गांवों में बहुत ज्यादा 100 का है जी, कह रहे 100%। चलिए ठीक है चांदीराम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। चांदीराम जुड़े थे फतेहाबाद से और पानी की समस्या बताते नजर आ रहे थे। आगे बढ़ेंगे, चौथी बड़ी खबर रेवाड़ी से, जहां पर नेशनल हाईवे 48 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल एक कार असंतुलित होकर हरियाणा रोडवेज बस से टकरा गई, जिसमें कार में सवार 5 युवकों की मौत हो गई और साथ ही साथ बस में सवार कई लोग घायल हो चुके हैं और फिलहाल घायलों को ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही थी ये पूरी जो दुर्घटना घटित हुई है और असंतुलित होकर बस टकरा गई। प्रेम भारद्वाज इस खबर को लेकर हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ चुके हैं। प्रेम, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? एक दुखद और भीषण हादसा। जी बिल्कुल, एनएच 48 पर एक भीषण हादसा यहां देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं, एक क्रेटा गाड़ी से 5 बंदे क्रेटा गाड़ी में सवार होकर दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहे थे। तेज गति होने के कारण कार असंतुलित हो गई और डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ जा गिरी। जहां से जयपुर की तरफ से हरियाणा रोडवेज की सोनीपत की डिपो की बस आ रही थी, उससे यह कार टकरा गई। टकराने के भीषण हादसा यहां देखने को मिला। कार में सवार 5 लोगों की 5 युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस में बैठी आधा दर्जन से अधिक सवारियां घायल होगी, जिन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये सभी मृतक जो युवा हैं और ये गांव लादूवास के जो नजदीक जहां दुर्घटना हुई है उसके बिल्कुल पास का गांव है लादूवास, वहां के ये युवक बताए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम, इस खबर को लेकर आपने अपडेट की जानकारी दी। रेवाड़ी से प्रेम जो है हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे और भीषण सड़क हादसे पर अपडेट देते नजर आ रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।